हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के इस सेशन को लेंथी न करते हुए, इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं यानी हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम की हिस्ट्री से। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों बच्चों को बता दूं जो बच्चे अभी जुड़े, हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइएगा हमारे छोटे से परिवार के साथ, छोटे से चैनल के साथ, छोटे से प्लेटफॉर्म के साथ, अनुभव कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा अगर जुड़ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और घंटा दबा दें, क्योंकि आपके आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि घंटी दबाने से कुछ नहीं होगा। ठीक, नोटिफिकेशन पहुंचेगी। अब बात करते, देखिए हमारे पास है, देखिए हिस्ट्री हमने बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं, तो लिख के बता रहे हैं। पास जो है होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, और क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है, और क्या होता है, जियोग्राफी होता है। जी फॉर जियोग्राफी, एच फॉर हिस्ट्री, ई फॉर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी। देखिए सेशन आपका जो है डिजिटली नहीं करा, उसमें नहीं कराया जाता है बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड पे कराने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि लिखने में क्लासेस लेंथी नहीं हो पाती, और लेंथी नहीं हो पाती तो समझ में आता नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो इस सेशन को हम डिजिटली लेकर जाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे लेकर जाएंगे, बस प्यार और सपोर्ट के माध्यम से। अगर कुछ होगा तो प्यार और सपोर्ट के माध्यम से हो पाएगा। तो इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ कि कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, मेरी मंजिल बताएगी कौन कितना निखर रहा है, मेरी मंजिल बताएगी कौन कितना निखर रहा है। एक लंबे अरसे से लगा हूँ खुद को सितारा करने में, एक लंबे अरसे से लगा हूँ खुद को सितारा करने में, ये सितारा बाद में बताएगा इसको पाने में कैसा सफ़र रहा, ये सितारा बाद में बताएगा इसको पाने में कैसा सफ़र रहा। तो आप लोग जुलाई से, अप्रैल से लगे होंगे, मार्च से लगे होंगे, कुछ छात्र क्लास 9 से लगे होंगे यूपी बोर्ड की स्टडी की तैयारी से, तो वो लंबा अरसा आपको ही बताएगा किस प्रकार आप मंजिल को पाएंगे, आपका सफ़र कैसा रहेगा, तो आपकी सक्सेस, आपकी सफलता बताएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा एक लाइन ऑफ कोटेशन के माध्यम से। तो चैप्टर हमारा क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद है। देखिए हमारे जो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी है, टोटल 15-15 नंबर के आते हैं, यानी इसको डिवाइड करते हैं 15 चौको 60 नंबर इधर हो जाता है, 5 नंबर का जो होता है मैपिंग आता है, मैपिंग भी कराएंगे, किस प्रकार मैपिंग करना रहता है कुछ सब बताएंगे। ठीक है, आपको बताएंगे, क्योंकि बोर्ड पे कराने में प्रॉब्लम भी होती है। ठीक, सेशन लेंथी नहीं हो पाता, समझाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बोर्ड पे क्लासेस नहीं करा पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बोर्ड पे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आज हम बात कर रहे हैं जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये जर्मनी का एकीकरण भैया, अब देखिए जर्मनी के एकीकरण हमारे पास है। ठीक, तो यहाँ से हम बात करें अगर जर्मनी के एकीकरण के बारे में, देखिए 1 मिनट रुकिए, कहाँ गया, हाँ जर्मनी के एकीकरण। ठीक है, तो हमारे पास जो है जर्मनी का एकीकरण के बारे में बात करें तो ये हमारे क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में किसका हुआ, तो किसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो भैया नेपोलियन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके चलिए हिटलर के बारे में। लेकिन जो जर्मनी का एकीकरण है किसके नेतृत्व में हुआ, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। और हाँ, जर्मनी का एकीकरण तैयार करके जाइएगा, वीआईएमपी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लास 10 के लिए वीआईएमपी रहने वाला है, जो बच्चे नहीं तैयार किए हैं तो तैयार कर लीजिए जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। उसके बाद हमारे पास है इटली का एकीकरण मुख्य भूमिका। भैया जिस प्रकार हमारा जर्मनी का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार इटली का भी एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थ्योरिकल भी तैयार करके चलिएगा, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में पूछा जाता है। जर्मनी और इटली के दोनों करके दीर्घोत्तरी बना सकते हैं, या लघुत्तरी पूछना हो तो इटली पूछ सकते हैं, या तो जर्मनी पूछ सकते हैं। इसमें हम बात करें तो जो जोसेपी गैरीबाल्डी हैं, गैरीबाल्डी ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने ही मुख्य भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इटली का एकीकरण किस सन में हुआ और जर्मनी का एकीकरण किस सन में हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके उत्तर को तैयार करिएगा। उसके बाद बात करते हैं यंग इटली संगठन, रुको तीसरा क्वेश्चन, हाँ यंग अरे 1 मिनट रुकिए, हाँ यंग इटली संगठन, जो हमारा यंग इटली संगठन है इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना किसने की, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी ने की। किसने की, मेजनी ने की। यंग इटली संगठन की स्थापना मेजनी ने की। उसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। तो इसके अगला जो प्रश्न होगा ये हम तो जिधर MCQ नहीं लेकर आए, ठीक है, क्योंकि सेशन लेंथी नहीं करेंगे, शुरुआत है, शुरुआत में सेशन लेंथी नहीं करेंगे, आपके जजेस पेपर के नज़दीक जाएंगे, बस हम जो सेशन होंगी लेंथी होंगी, वहाँ
मैराथन 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे की क्लासेस होंगी और सब क्लासेस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना मत भूलना महामैराथन MCQ के मैराथन में। बस आज की जो क्लास होगी लेंथी नहीं होगी, बस 10, 20, 20, 30 मिनट की क्लास रहने वाली है। तो बात करते हैं संसाधन और विकास के बारे में। संसाधन और विकास के बारे में तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि जो क्या दे रखा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है। जो भारत में काली मिट्टी है इसको किस नाम से जानते जाते हैं? तो भैया संसाधन और विकास में मिट्टी के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। मिट्टी के बारे में आपके लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मिट्टी के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रेगुर मिट्टी जो होती है ये क्या हो, काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अब काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं? रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं। उसके साथ लेटराइट मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। रेगुर मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी और पीली मिट्टी सब इंपॉर्टेंट, कहाँ कौन से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये मिट्टियाँ, उनको तैयार करिएगा। उसके बाद करते हैं हमारे पास कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी हमारे कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? तो इसके लिए हम बात करें कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी विल बी राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी सब तैयार करिएगा। सारी मिट्टी इंपॉर्टेंट है आपके भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, क्योंकि धरती मातृभूमि यानी हमारी जो भारत माता है यानी धरती है, पृथ्वी ये हमारी मातृभूमि है, इसीलिए मिट्टी के बारे में, भूमि के बारे में हमको अध्ययन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम ट्रिक भी बताएंगे किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में हो पास। भैया किस प्रकार जो बच्चे फेल होने के कगार पे रहेंगे, पास होने के कगार पे रहे, उनके लिए भी सेशन लाएंगे। किस प्रकार आप पास होंगे, क्या करें, दमदार सेशन रहने वाले हैं। तो आप कुछ नहीं, उसको बाद बताया जाएगा जब आप पढ़ेंगे। नहीं, अभी आप लोगों के पास समय है, बहुत समय है, आप अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब लास्ट में बताएंगे किस प्रकार, लेकिन हाँ उस पर मत जाइएगा क्योंकि वो रिस्क वाला काम है। जिसमें है रिस्क उसमें डर है। तो आप लोग अभी पढ़िएगा, पढ़ने से सब कुछ मिलेगा। झूम कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? भैया झूम कृषि होती है भारत के में, झूम कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो उत्तर पूर्व भारत में क्या होता है, झूम कृषि की जाती है। हमारे जो उत्तर पूर्व भारत होता है, हमारे भारत का मैप कुछ इस प्रकार रहता है, कुछ इस प्रकार रहता है। जैसे देखिएगा इस प्रकार हमारे भारत का मैप रहता है। ठीक, यहाँ से जाने के बाद मैपिंग नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखिएगा इस प्रकार हमारे भारत का मैप रहता है। ठीक, बताने का समझाने की कोशिश करूँगा, मैप बनेगा नहीं, आप लोग हंसीएगा मत। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे भारत का मैप कुछ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये इंडिया बाहर आने को कोशिश कर रहा हूँ, बस आप समझिएगा, नीचे नहीं बन पा रहा, जगह नहीं है। तो ये हमारा जो होता है, इसमें हम बात करें तो इस तरह हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस पर ये वाला हमारा ईस्ट साइड होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। इधर वाला हमारा क्या होता है? वेस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट वेस्ट। और इधर वाला नॉर्थ होता है, इधर वाला साउथ होता है। ठीक है, साउथ मूवी देखे ना, तमिलनाडु साइड जो मूवियाँ बनती है वो साउथ मूवी कहलाती हैं। तो इस तरह होता है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए हमारा जो होता है उत्तर से देखते हैं, उत्तर पूर्वी उत्तर दक्षिणी। तो हमारा क्या है, किस जो भारत में किस झूम कृषि होती है, किस क्षेत्र में की जाती है? तो उत्तर पूर्व भारत। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट साइड है यानी इधर वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या करते हैं हम, झूम कृषि करते हैं। तो इस एरिया में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उत्तराखंड इस एरिया में आता है, यानी यूके आता है, यूपी आता है। ठीक, यूके आता है, यूपी आता है, बिहार आता है। ठीक है, बिहार आता है। और कौन सा आता है बच्चों? बिहार आता है। उसके बाद हमारा जो है उसके बिहार आता है, झारखंड आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इस एरिया में आते हैं। तो इस प्रकार हम बात करते हैं। तो झूम कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो जो उत्तर पूर्व भारत है उधर की जाती है, यानी उत्तर प्रदेश, यूके, उत्तराखंड, ठीक, बिहार, इस तरह वाले जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वहाँ क्या करते हैं, झूम कृषि करते हैं। तो समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देख लीजिएगा। इंडिया का मैप बनाना आ जाइए सबको बच्चों को, और इंडिया मैप में कौन सा राष्ट्र, कौन सा स्टेट कहाँ है वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम एक PDF के माध्यम से आपको मैपिंग बताएंगे बहुत दमदार तरीके से, किस प्रकार कहाँ से स्टेट कहाँ रहने वाले। ठीक, मैप का सेशन लेंगे। आने वाला जो अगला लेक्चर है, कमेंट रहा कमेंट बॉक्स में, तो आपका सेशन अगला होगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और जिन बच्चों को ये PPT या PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर 8318801196 पे। ये PPT या PDF आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, आप लोगों को भेजेंगे। ठीक है, हमारे पास दे रखा है कि लोकतंत्र और विविधता, यानी लोकतंत्र से हमारा क्वेश्चन आ गया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो शक्ति क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है यानी जनता का, जनता के, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र में कहा गया। तो भैया जनता ही है, क्योंकि जनता अगर चाह गई तो सरकार गिरा भी सकती है, और जनता चाह गई तो सरकार बना सकती है। इसका एग्जाम्पल अगर बता दो, दिल्ली में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में SSC को लेकर चल रहा है। ठीक है, दिल्ली में। तो यहाँ पर SSC, अब इसमें इतना आक्रोश भरा हुआ जनता के पारे, जनता के मतलब जनता इतना आक्रोश हो गई शिक्षा को लेकर
लेकर के इससे और उसके बाद जो विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं, इससे जनता शिक्षा के मामले में आक्रोश फैला, जिससे आने वाले संभावना है कि अब की बार जो बीजेपी की सरकार ही गिर सकती है, बीजेपी सरकार गिर सकती है और चढ़ भी सकती है, क्योंकि बीजेपी भैया बहुत ही दिमाग से खेला खेल रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें बात नहीं करना चाहूँ, राजनीति के बारे में भी बात करना चाहूँगा। ठीक, मैं आपको बस शिक्षा के बारे में बात करूँगा, लेकिन शिक्षा के मामले में ये सरकार थोड़ा ठीक नहीं है हमारे लिए। ठीक, क्योंकि ये शिक्षा के मामले में भैया बहुत ही, आप बात करें तो भैया की कांग्रेस राहुल गांधी की सरकार बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा, हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हम यहाँ बात करेंगे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी शक्ति वो जनता है। क्या है बच्चों? जनता है। जनता के बारे में, यानी क्योंकि कहा गया लोकतंत्र परिभाषा है जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन ही लोकतंत्र है। ठीक है, बताएगा ना डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, आपके क्वेश्चन आता है तो जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन ही डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेट इंडिया। ठीक, और संविधान का भैया टॉपिक लेकर आएंगे भैया। इतिहास जो सामाजिक सोशल लाइफ है दमदार तरीके से आप लोग पढ़ा देंगे, कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक, उसके बाद करते हैं, हमारे पास एक आता है क्वेश्चन जो आता है ये वाला कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा। ये जो है समानता, यानी हमारे जो समानता का अधिकार, ठीक, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है, तो इसका फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुआ था, कमेंट करके बताइएगा किस सन में हुआ था, किस सन में हुआ था। 1700 इसमें हुआ था। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको करेक्ट करिए, 1789 1889 इसमें होगा। ठीक है, तो ठीक, फ्रांसीसी क्रांति तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद करते हैं गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके जनक कौन माने जाते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू हमारे जो हैं गुट निरपेक्ष के जनक माने जाते हैं। अब इसमें देखिएगा हम किस प्रकार से बात करते हैं, तो पीटी नेहरू कौन थे? अब देखिए, बात की जाए हमारे लोकतांत्रिक, जो भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडियन फ्रीडम हुआ था। ठीक है, 1947, तब हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री, अगर बात की जाए भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? ठीक, नेताजी के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो उपाधि भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता पेपर में। तो नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी की उपाधि किसने दी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस प्रकार है। ठीक, उसके बाद हम नीचे चलते हैं 10वें नंबर पर। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स। भैया अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें, एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। ठीक, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, और होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है? ठीक, एक होता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। ठीक, इकोनॉमी जिसे कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर है। अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, ध्यान समझिएगा। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, इसका अंतर हम डिफाइन करते हैं। तो जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है हमारा, जो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, ये एक विषय है। क्या है? विषय। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था होता है वो उसे भौगोलिक क्षेत्र, इसी विषय को हम अगर भौगोलिक क्षेत्र में लागू कर दें, किसी एक क्षेत्र में लागू कर दें, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था बन जाती है। जैसे हम कोई कानून नियम पढ़ते हैं, तो नियम को अगर किसी क्षेत्र में लागू कर दें तो वहाँ की वो नियम कानून, वहाँ का नियम कानून बन जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में नियमों को पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जीडीपी निकालने के क्रियाओं को, नियमों को पढ़ते हैं। तो उस प्रकार अगर उसी को हम कहाँ लागू कर देते हैं तो वहाँ क्या बन जाता है, वहाँ हमारा क्या बन जाता है, इकोनॉमिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? इकोनॉमी बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारे भारत की क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, हम क्या पढ़ते हैं अपने भारत में, क्या पढ़ते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, अब भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, तो यहाँ टैक्स के बारे में बात करते हैं, जीडीपी के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार का बजट निकाला जाता है। तो भारत में हम अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है विकास। क्या है? अध्याय 1 विकास। क्या है? अध्याय 1 विकास। विकास में हम बात करेंगे विकास, डेवलपमेंट के बारे में। तो भैया विकास के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार कंट्री का विकास हो सकता है। ठीक, विकास हो सकता है। ठीक है, किस प्रकार विकास, अगर बात की जाए हमारे जो भारत की जो जिसे कहा जाता है, एक अब लाइन नहीं बताऊंगा, देखिएगा फिर राजनीति बारे में। तो देखिएगा
विकास डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर हर सरकार अपने डेवलप की बात करती है, किस प्रकार कंट्री का जो होगा, हमारे जो स्टेट है, हमारे कंट्री है, उसका विकास हो, किस प्रकार उसका विकास हो, किस प्रकार डेवलप किया जाए। तो उस पर सभी सरकारें अपना अपना काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी सरकार को कुछ नहीं करना चाहूँगा। तो सभी सरकारें अपने अपने कार्य अपने अपने सब कार्य कर रहे हैं। तो उसी विकास में हम बात करते हैं तो विकास किस प्रकार होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि प्रति व्यक्ति आय औसत किसे निकाला जा सकता है, यानी प्रति व्यक्ति आय का औसत किससे निकाला जा सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति का प्रति आय निकालना है तो किससे निकाल सकते हैं, तो इसका निकालेंगे कुल आय में कुल जनसंख्या से। अगर हमारे देश का कुल आय कितना, हमारे देश का कुल आय मान लो 400 रुपया है, हमारे घर में 400 रुपये लोग कमाते हैं, ठीक है, टोटल इनकम कितना आ रहा है, 400 रुपया आ रहा है, तो हम इसे एक घर से निकालते हैं। अगर घर का हम प्रति व्यक्ति आय निकाल ले तो अब कंट्री का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर में मान लो टोटल आप लोग का मंथली घर में कितना रुपया आता है, 400 रुपया आता है, बहुत ही कम बजट है, कोई दिक्कत नहीं, आपका मंथली कितना कमाते हैं, 400 रुपये का। लेकिन घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग से हम अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, प्रति व्यक्ति कितना इनकम आएगा, प्रति व्यक्ति यानी 100 रुपये कमाएगा। तो उसी प्रकार हम निकाल लेते हैं यहाँ 400, जब आप 400 करोड़ रख सकते हैं और प्रति व्यक्ति 40,000 या 40 जितना डिवाइड करना चाहते हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार आपका प्रति व्यक्ति आय निकाल सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय का औसत किससे निकाला जाता है, तो उसके कुल आय में कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं कितनी जनसंख्या है। तो जैसे हमारी कुल आय कितनी है, 400 रुपये थी हमारे घर की आय, हमें घर से डिवाइड करना है, ठीक है, घर से डिफाइन करके समझने की कोशिश। हमारे घर में 400 रुपये कमा रहे थे, 400 रुपये में हम कुल जनसंख्या हमारे घर की कितनी है, 4 लोग रहते हैं, 400 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो होगी 100 रुपये आ जाएगी। 100 रुपये क्या होगी, ये हमारी घर की कुल क्या होगी, इनकम होगी। कुल इनकम यानी एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति कितना कमाता है, 100 रुपये कमाता है। अगर घर का मंथली इनकम 4000 है और लोग 4 हैं तो एक इनकम कितना होगा, एक के इनकम के हाथ में कितना जाए, 1000 रुपये। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो है भारत में राष्ट्रीय आय, ठीक, राष्ट्रीय आय अनुमान कौन लगाता है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान कौन लगाता है, तो भैया इसका करेक्ट हो जाएगा CSO यानी केंद्रीय सेंटर सांख्यिकी स्टैटिक ऑफिस संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO लगाता है। कौन लगाता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो CSO लगाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया CSO। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा, कहाँ गया भैया, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो मानव विकास जो सूचकांक है HDI किसके द्वारा प्रकाशित होती है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर B, यानी B ऑप्शन विल बी राइट आंसर, UNDP, ठीक। UNDP पढ़ लीजिएगा क्या है UNDP, तो विश्व बैंक UNDP, इसके बारे में पढ़ के देखिएगा क्या है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये 12 आंसर जो थे, ये क्या थे, 12 जो क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा सारे क्वेश्चन में आपके लोग एक दमदार क्वेश्चन लेकर आए थे, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास करूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक। तो PDF के माध्यम से मैं सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, आपको लोगों को सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल के हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे छोटे से परिवार के माध्यम से, आपका अपना छोटा परिवार, छोटा सा चैनल, आपका अनुभव कोचिंग क्लासेस, ठीक। तो इस परिवार से जुड़े रहिएगा, आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ UP बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो भी क्लास 10th की, तो जुड़ जाइएगा, ठीक। और हाँ, इस वीडियो को अपने कोई ना कोई एक मित्र, एक सहपाठी, एक कोई दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर सबके पास नहीं कर पाते तो कम से कम एक दोस्त के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर उस दोस्त की भी लाभ पहुंचाएगा और आपको भी लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि उसका तो भला होगा, उसके साथ साथ आप भी भला होगा। क्योंकि एक लाइन लिखी गई कि कर भला तो हो भला, यानी आप अगर भला करेंगे उसका तो आपका भी भला होगा और उसके साथ साथ हमारा भी भला होगा, ठीक है। क्योंकि हम आपका भला कर रहे हैं तो आप उनका भला करेंगे। तो इस प्रकार समझिएगा। जय हिंद, भाई भारत। मैं मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।